हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह और आज हम करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। और इसमें आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो परसेंटेज चैप्टर से रहेंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में परसेंटेज के कौन कौन से किस टाइप के सवाल आते हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ncrtquiz.com ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ आप क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज यहाँ पर लगा पाएंगे, जिससे आपके जीएस को बूस्ट में आसानी मिलेगी। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के चैप्टर वाइज क्विज लगाने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है ना। साथ ही साथ आप यहाँ पर CDS, CAPF, FCAT और CGCAT इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, आप अभी जाइए ncrtquiz.com पर और ये दीजिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ शुगर इज 35%, so that overall budget does not change, then the price of the sugar falls by। यदि चीनी की खपत के प्रतिशत में 35% की वृद्धि हो जाए, जिससे समग्र बजट में कोई परिवर्तन ना हो, तो चीनी की कीमत कितनी कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल है और इस कॉन्सेप्ट पर हर साल सवाल आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ठीक है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब सवाल कह रहा है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इंक्रीज हो गया है कंजम्पशन 35%, है ना। if the increase in the percentage of the consumption of sugar is 35%, so that overall budget does not change, then the price of the sugar falls by। overall budget यानी कि total expenditure, ये आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजम्पशन के। ठीक है ना। तो हमसे सवाल कह रहा है कि कंजम्पशन जो है वो 35% इंक्रीज हो गया है, यानी कि अगर पहले इनिशियल, अगर हम देखें यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनिशियल एंड प्रेजेंट। ठीक है, 35% इंक्रीज हो गया है कंजम्पशन, यानी कि अगर पहले 100 रहा होगा तो अब 135 हो गया। तो अगर ये रेशियो कंजम्पशन का है तो प्राइस का इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 135 और 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि हमें अगर प्राइस को देखें तो प्राइस क्या चेंज हुआ होगा, प्राइस डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तभी तो आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया होगा। 35 कम हो गया कितने से, ये 35 कम हुआ कितने से भाई, 135 से। ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो तो 5 से काट देंगे 7 बार, और 5 से कट जाएगा 27 बार, है ना। ये हो जाएगा 700/27, जिसको आप, ये परसेंटेज में आएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेट, देखो अब ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं, सी और डी। ठीक है, 27 का 10% कितना होता है भाई हमारे पास, 2.7। ठीक है ना। तो 20% कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, अगर हम इसका 25% निकालें, यानी एक चौथाई, 26% नहीं आएगा, 25.92 के आसपास आएगा। अगर अपन पूरा पूरा डिवाइड भी कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 27 दूनी 54, 160 बचेगा, है ना। 27 पंचे 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे सवाल हर साल आते हैं, ये टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन वाले। क्वेश्चन नंबर 2, choose the most appropriate answer। The ticket charges at a multiplex cinema hall are reduced by 25%, as a result attendance in the cinema hall is increased by 10%। find the change in the revenue earned by the cinema hall। देखो ये भी पिछले सवाल जैसा ही है। किसी भी सिनेमा हॉल का रेवेन्यू कैसे निकलता होगा भाई, कि टिकट की प्राइस क्या है, एक टिकट की प्राइस क्या है इनटू नंबर ऑफ टिकट्स कितनी बिक रही है, ऐसे निकालते होंगे अपन इसका रेवेन्यू, है ना। तो अब सवाल कह रहा है कि जो टिकट चार्जेस हैं एक मल्टीप्लेक्स में, वो कम कर दिए गए 25%। ये 25% कम कर दिया गया, इसीलिए जो अटेंडेंस है यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स है वो इंक्रीज हो गया 10%। ठीक है, तो कह रहा है कि ओवरऑल रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन प्राइस लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ टिकट्स, और इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा रेवेन्यू। यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल। ठीक है, अब 25% कितना होता है भाई, 1/4, यानी कि प्राइस पहले 4 रुपए हुआ करता था, 1 रुपए कम हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो 10% है वो कितना होता है हमारे पास, 1/10, यानी कि हमारा जो
पहले अगर 10 लोग देखने आते थे मूवी, अब 11 लोग आ रहे हैं। तो पहले 4 रुपये टिकट था, 10 लोग आते थे, तो 4 इंटू 10 यानी कि रेवेन्यू होता था 40 रुपये। अब 3 रुपये टिकट है लेकिन 11 लोग आ रहे हैं, तो रेवेन्यू कितना हो रहा है 33 रुपये। तो पहले 40 होता था, अब 33, यानी कितना कम हो गया भाई 7 रुपये। 7 कम हुआ कितने से, 40 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, है ना। 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार, 35/2 यानी कि 17.5%, 17.5% हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ये वाले, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, आप चाहते इसमें, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अगर आपको ये पता है, मेथड नंबर 2 इसमें लगा सकता हूं मैं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स। तो प्राइस क्या हुआ था, 25% डिक्रीज हो गया था, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो 10% इंक्रीज हो गए थे। तो इसमें आप x प्लस वाई भी लगा सकते थे, सीधा सीधा -25 प्लस 10 प्लस -25 इंटू 10/100, ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें लगा सकते थे। 25 से 4 बार जाता, 4 से 2.5 टाइम्स जाता, ठीक है। और ये माइनस का होता 2.5, ये माइनस का 25 प्लस का 10 कितना हो गया, -15, और ये -2.5, कुल मिलाकर के -17.5। माइनस हमें ये बता रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप इसमें डायरेक्ट x प्लस वाई लगा करके भी आंसर निकाल सकते थे, और ऐसे भी कर सकते थे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ मनीष इनकम is 37.5% more than Puneet's income, then what percentage does Puneet earn less than Manish? ठीक है, ये भी एकदम आसान सवाल है। बस आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 37.5% कितना होता है भाई, 3/8, ठीक है ना। बना सकते हो आप इसको, 25% प्लस 12.5% लिख दो, ठीक है ना। तो 25% 1/4 हो गया, 12.5 1/8 हो गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन बना भी सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपको याद होना चाहिए कि 37.5% 3/8 होता है। अब सवाल कह रहा था कि जो मनीष की इनकम है वो 37.5% ज़्यादा है किससे, पुनीत की इनकम से। यानी पुनीत की इनकम कितनी हुई भाई, 8 रुपये, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जाता है वो नीचे लिखा जाता है। तो इतनी ये है मोर, है ना। यानी कि अगर हम देखें तो मनीष और पुनीत, पुनीत की इनकम अगर 8 है तो मनीष की इनकम उससे 3 ज़्यादा है, यानी कि 11 है, ठीक है ना। देन व्हाट परसेंटेज डज पुनीत अर्न लेस देन मनीष। तो पुनीत मनीष से कितना कम कमाता है, तो यानी कि यही जो डिफरेंस है मोर और लेस वाला। अब आप देख लो कि पुनीत कितने रुपए कम कमाता है मनीष से, है ना। मनीष कमाता है 11, पुनीत कमाता है 8। तो पुनीत 3 रुपए कम कमाता है, कितने से, 11 से। 3/11 इंटू 100, 1/11 कितना होता है भाई, 1/11 होता है 9.09। 3/11 कितना हो जाएगा, 27.27%। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a flat's value reduced by 11% and is now worth इतना, what is its original price। यानी कोई फ्लैट था, मान लीजिए उसका ओरिजिनल प्राइस x था, उसका जो प्राइस है वो 11% कम हो गया। 11% कम हो गया यानी कि उसका प्राइस हो गया होगा 89%, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, 62742 और 241, ठीक है, 241। तो अब ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 62742241 इंटू 100/89। अब आप खुद सोचिए कि डेसिमल में तो कुछ आ नहीं रहा है ऑप्शन में, है ना, डेसिमल में नहीं आ रहा है। अब जब मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा, है ना, इसमें इसका डिवाइड करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिस नंबर से डिवाइड होगा, है ना, यानी कि जो भी हमारा क्वोशंट आएगा एक्स वाई जो भी आ रहा है, उसमें वापस से अगर हम 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए, है ना। यानी कि ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें अगर 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो ये आएगा 6274, है ना, 2241। यानी कि इन दोनों नंबर का यूनिट का मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहां पर है, 2 जीरो तो हटा दो, वो 2 जीरो तो 100 के हैं, ठीक है ना। 2 जीरो हटा दो सब में से, ये तो 100 वाले हैं। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो इसका यूनिट कितना है, 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 81 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर सब जगह यूनिट कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो
ये प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको डिवाइड करने में लग गए, बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये है सवाल को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंप्लीफाई करना है। तो इनके फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 11 से 1/9 कितना होता है भाई? 1/9, ठीक है। 9 से 1/11 कितना होता है? 1/11। इसके बाद 7 से ही 1/7 कितना होता है? 1/14, ठीक है। और 1/4 कितना होता है? 1/16। और किसका? 11088 का, ठीक। सबसे पहले इसको किससे काटे? काटते हैं 9 से, ठीक है ना। 9 9 एकम 9, 2 बचा 20, 9 दूनी 18, 2 बचा 28, 9 3 27, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 16 से काटते हैं, 16 7 112, 7 से काटते हैं इसको 2 बार, यानी कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 1/2, जिसको अपन 0.5 भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। If its present value is इतना, then what was the value of the car 2 years ago? मान लो 2 साल पहले x थी और हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 15% डेप्रिसिएट करती है। अब 15% कितना होता है भाई? 3/20, यानी कि 15/100, जिसको आप 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, है ना। यानी कि 3/20 कम हो जाती है, तो कितनी होगी? 17/20। एक साल में इतनी कम होगी, अगले साल फिर कम हो जाएगी इतनी, 2 साल में इतनी होगी उसकी वैल्यू, है ना। सवाल करें इसकी वैल्यू तो कितनी है? 433,500 है, ठीक है ना। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास काटा पीटी मचा दीजिए इसमें, ठीक है। 17 से काटें इसको, 17 दूनी 34, 93, है ना। 17 पंचे 85, ठीक है। और 85 और 17 पंचे 85, ठीक। फिर 17 से काटते हैं, 17 एकम 17 और 17 पंचे 85, 1500, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। और कितने जीरो आ जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 11:8. A's weight increased by 40% and total weight of A and B increased by 30%. What is the percentage increase in the weight of B? अब क्या करेंगे इसमें बच्चे? इसमें मान लेंगे कि A का वेट 110 है, B का वेट 80 है ना। फिर इसके बाद A का वेट निकालेंगे तो 40% उसको इंक्रीज करेंगे, जो कि 44 हो जाएगा, ठीक है। यानी 154 हो जाएगा, ठीक। फिर वो करेंगे ओवरऑल, यानी कि टोटल 190, 190 से कितना बढ़ गया? ये ओवरऑल बढ़ा है 30%, तो 19 थी 57, 57 बढ़ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 7 9 5 14, और ये एक और एक 2, 247 हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि टोटल बड़ा 247, है ना। और इसमें ए का बड़ा 54, तो बी का निकालेंगे वो 247 में ये घटाएंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, बहुत टाइम लगा देंगे। इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, इसमें सिंपल एलिगेशन लगा दीजिए, सिंपल एलिगेशन। ए और बी दो लोग हैं, इनका वेट का रेशो कितना है? 11:8। या तो आप इसमें वेटेड एवरेज लगा दो या एलिगेशन लगा दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, ए का वेट इंक्रीज हुआ 40%, बी का हमसे पूछ रहा है ओवरऑल वेट कितना हो गया? 30% इंक्रीज। तो एलिगेशन लगाएंगे, 40 में 30 घटेगा, कितना बचेगा भाई? 10, ठीक है। यहां से ये घटाएंगे। अब 10 यानी 8 की वैल्यू कितनी है? 10 है, यहाँ पर 8 लिखा है, 10 आना चाहिए था। 8 की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10/8 इंटू 11, यानी ये आएगा 110/8। अब हम जानते हैं कि एलिगेशन में बड़े में छोटा घटाते हो, तो 40 बड़ा था 30 से, तो 40 में 30 घटा। यहाँ पर जो भी लिखा होगा x, वो 30 से छोटा होगा। अब सारे ऑप्शन 30 से छोटे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? 30 माइनस एक्स बराबर 110/8, यानी x कितना आ जाएगा हमारा? x आ जाएगा 30 + 110/8। तो ये कितना हो गया? 240, 8 की 24, 240। इसको आप सॉल्व कर लीजिए एकदम आसान से, कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 350/8, ठीक है। और इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं? 8 चौक 32, है ना। ये 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है। हाँ, तो 30 में से x हटाएंगे तो इतना आना चाहिए,
यानी कि सॉरी मैंने ये माइनस प्लस कर दिया, इसमें माइनस होगा ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, बस यही आंसर है। एक अपन से छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा क्योंकि एक्स उधर जाएगा, ठीक है, तो 30 माइनस हो जाएगा ये, तो ये 240 माइनस 110 बटे में 8, यानी 130 बटे में 8। 2 से काटेंगे 65 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से जाएगा 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 16 पॉइंट समथिंग क्या, आप 16.25% ही पूरा पूरा निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सवाल को उत्तर होगा, तो बहुत आसानी से आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, राम एंड श्याम weight ratio 6:5, after 2 months Ram's weight increased by 20%, overall average weight increased by 15%, by what percentage is Shyam's weight increased? तो भाई राम और श्याम दो लोग हैं, इसमें भी अपन एलिगेशन लगा देंगे। रेशो क्या है इनका, 6:5 है वेट का। 2 महीने बाद क्या हुआ कि राम का वेट इंक्रीज होगा 20%, ठीक है। ओवरऑल जो वेट था, एवरेज या ओवरऑल एक ही बात होती है, ओवरऑल वेट बढ़ गया 15%, तो कह रहा है कि श्याम का वेट कितना होगा। तो 20 में से 15 गया, कितना बचा, 5 बचा। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 6 की वैल्यू 6 होगी, यानी यहाँ पर 6 आना चाहिए। अब 20 बड़ा था 15 से, तो 20 में से 15 घटा, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो 15 से छोटी होगी, 15 से छोटी होगी, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी हम 15 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 9% इस सवाल का उत्तर हो गया। तो मिनिमम कैलकुलेशन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if a number is reduced by 35%, then it becomes 416. By how much percentage should the number be increased so that it becomes इतना? यानी किसी नंबर को आपने 35% कम कर दिया। 35% होता कितना है, 35/100। 5 से काटूंगा 7 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 20 बार कटेगा। यानी अगर वो नंबर इनिशियल कितना था, 20 था, तो उसको आपने 7 कम कर दिया, तो अब वो नंबर कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। लेकिन सवाल जो कह रहा है वो नंबर कितना है, 416। तो ये कितने गुना है अभी, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 32 गुना है, तो ये भी 32 गुना होगा। यानी वो नंबर मिल गया हमें 640। 640 हमारा नंबर है, ठीक है। अगर पूछ रहा था कि नंबर क्या है, तो आंसर आता 640। अब इसको हमें कितना करना है भाई, इसको करना है 876.8, है ना। तो कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए, इसमें से 640 घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8.6, 3 और 2, यानी हमें 236.8 बढ़ाना पड़ेगा। 236.8 640 का कितने परसेंट है, बस ये निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, इस डेसिमल से ये चला जाएगा, 16 से कट जाएगा, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 चौक 64, 16 एकम 16, है ना, फिर 16 चौक 64 और 16 8 128, और 4 से कट जाएगा ये 37 बार, यानी कितने परसेंट हो गया भाई, 37%। आपको कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 37%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, one of the diagonal of a rhombus is 70% of the other diagonal. What is the ratio of area of rhombus to the square of the length of the larger diagonal? देखो जो rhombus होता है ना, उसका एरिया हम कई तरीके से निकालते हैं ना। उसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक। अब कह रहा है कि इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ rhombus इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल, तो यहाँ पर मान लेते हैं d1 d2 का रेशो, कि अगर एक डायगोनल की लेंथ 100 है तो दूसरे की कितनी होगी, 70 होगी। यानी अगर एक डायगोनल 7 है तो एक कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, हाफ इंटू d1 इंटू d2, है ना, टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। अब इनमें लार्ज डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना, तो इसका स्क्वायर d2 का स्क्वायर, तो एक d2 से d2 कट जाएगा, यानी हमें रेशियो किसका बताना है, d1/2d2 का। और d1/d2 तो 7/10 है ना, तो 7/2 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया 7/20, सवाल खत्म, ठीक है। लगेगा मेंसुरेशन लेकिन है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 11, a student score 30% marks and fails by 50 marks in the examination, and another student score 50% marks and score 30 more marks, find the maximum marks for the examination। तो देखो क्या होता है, एक बच्चे को 30% नंबर मिले, यानी जो भी टोटल मार्क्स होंगे उसका 30% मिला, और वो 50 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर इस बच्चे को 50 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। दूसरे बच्चे को 50% नंबर मिले
और ये कितने नंबर ज़्यादा है भाई, 30 नंबर ज़्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से। यानी कि अगर इसको 30 नंबर कम भी दोगे आप तो भी ये बच्चा पास रहेगा। परसेंटेज में से परसेंटेज घटाओ कितना बचेगा, 20%। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 80। यानी 20% की वैल्यू 80 नंबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 नंबर। हमसे टोटल मार्क्स पूछा है, यानी 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ गया आंसर, 400 आ गया। सवाल खत्म, एक्स वाई जेड कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फ्रेश grapes contains 90% water and dried grapes contains 20% water. From 20 kg of fresh grapes, how many kgs of dried grapes can be obtained? तो होता क्या है कि देखो, जब हमारा अंगूर ताज़ा था, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें थी, एक तो पल्प था यानी खाने वाला मटेरियल, दूसरा पानी था। तो कह रहा है कि जब ये ताज़े होते हैं तो इनमें 90% पानी होता है। अब 90% यानी कितना हो गया, 9/10। यानी अगर 10 किलो का आपका क्या बोलते हैं ग्रेप है, तो उसमें 9 kg वेट किसका होगा, पानी का, और 1 kg वेट किसका होगा, पल्प का। अब यही आप लेकर के आए, आपने नहीं खाए, 4-5 दिन रख दिए तो वो सूख गए, ठीक है, तो ड्राई हो गए। तो ड्राई जब हो जाते हैं तो इनमें केवल 20% पानी बचता है। ऑब्वियसली बात है, पानी इवेपोरेट हो जाता होगा। 20% इज इक्वल टू 1/5। जब मैं लाया था तब वेट इनका 10 kg था, अब वो सूख गए, वेट 5 kg बचा। उस 5 kg में पानी कितना बचा, 1। बाकी 4 क्या होगा, पल्प होगा, पल्प का वेट होगा। पल्प तो कैसे खत्म होगा, पल्प जब तक आप खाओगे नहीं तब तक चेंज ही नहीं होगा। पानी तो इवेपोरेट हो सकता है। एक बार बताइए, पानी तो चेंज हो सकता है लेकिन पल्प कैसे चेंज हो गया, दोनों जगह पल्प को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर भी 4 कर दो, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह हमने पल्प की क्वांटिटी को बराबर कर लिया, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि 36×4 = 40। अगर आप 40 kg ताजे फल लाएंगे, ताजे ग्रेप्स लाएंगे, तो वो सूख करके केवल 5 kg बचेंगे, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि अगर हमारे पास 20 किलो ताजे हैं तो ड्राई होने के बाद कितने होंगे। तो आपको केवल वेट बताना है कि जब 40 kg से 5 kg ताजे सूखे फल बनते हैं, है ना, तो 20 kg से कितने बनेंगे भाई। तो आप बोलोगे 5/40 × 20, 20×40, ये 2.5 kg आ जाएगा सर। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में नहीं जाना, बस ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब वो ताजे थे तो उनका वेट 20 kg था, सूख जाएंगे तो वेट कितना होगा, बस ये बताना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 33.33% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 300। अब देखो कितना आसान हो गया, 33.33 कितना होता है, 1/3। 300 का 1/3 100 हो गया, यानी ए को कितने मार्क्स मिले, 100, है ना। बीज मार्क्स आर 1/4 मोर देन एज मार्क्स। बी के जो मार्क्स हैं वो ए से 1/4 ज़्यादा है। सी गॉट 15 मार्क्स लेस देन बी। डी गॉट 20 मोर मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी सी। हाउ मैनी अमंग ए बी सी डी गॉट मोर देन 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए का तो पता चल गया, 100 नंबर मिले उसको। कह रहे जब बीज मार्क्स आर 1/4 मोर देन एज मार्क्स। ए के मार्क्स कितने हैं, 100, 100 का 1/4 25, यानी कि बी को मिले 125, ठीक है। सी गॉट 15 मार्क्स लेस देन बी, 15 कम कर लो 110। डी गॉट 20 मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी एंड सी। इन तीनों का एवरेज, यानी कि 100 प्लस 125 प्लस 110/3, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, देखो 100 100 100 300, 330 तक पहुंच जाओ, यानी ये 335 हो गया ना, 335/100, सॉरी 3। तो 330 या 333 को अपन भाग करेंगे 3 से तो 111 आएगा, और 111 से ये 2/3, ये एवरेज हो गया। इससे कितने नंबर ज़्यादा है उसके, 20 नंबर ज़्यादा है, यानी उसके हो गए 131 सही। ये इसमें जोड़ दीजिए, 131 सही 2/3, तो डी को कितने नंबर मिले, 131 सही 2/3, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी अमंग ए बी सी डी गॉट मोर देन 40% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 30, 300। 300 का 40% कितना होता है, 120। तो कितने लोगों को 120 से ज़्यादा नंबर मिले, एक तो बी को मिले हैं और एक डी को मिले हैं, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये थे लास्ट 5 ईयर परसेंटेज चैप्टर से जो आपके एफ कैट के पेपर में सवाल पूछे गए थे।
उनमें से इतने कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास थी। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।